माँ का सपोर्ट हर वक्त मेरे साथ में, ये माँ मेरे साथ ही है, ये भावना मेरे दिमाग में है, दिल में है। तो उनका वो मेडल, हर एक मेडल मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। पर बाद में मेरा कुछ लक्ष्य अलग था और पिताजी का कुछ अलग था। पिताजी का कहना ऐसा था शायद कि अभी एक दो इवेंट हो गए तो हो गया, अभी तुम बिज़नेस करो, बिज़नेस संभालो, मेरी जगह संभालो। वो ये चाहते थे। वो हालांकि सही था उनके हिसाब से, लेकिन मेरा कुछ लक्ष्य अलग था, मुझे और कुछ अलग करना था। 2018 में किसी पर्सनल कारण से मैं बहुत डिस्टर्ब था, पर्सनल प्रोफेशनल बहुत सारे मिक्स कॉम्प्लिकेशंस थे। उसका इफ़ेक्ट मेरे खाने पीने में, डाइट में, प्रैक्टिस नहीं कर पाया तभी, और उसका नतीजा 4 फुल आयरनमैन में फेल हो चुका था लगातार। 4 फुल आयरनमैन और 2 हाफ आयरनमैन फेल होने के बाद, उसके बाद कितने रिकॉर्ड बना? उसके बाद आप देख ही रहे मेरी प्रोफाइल, उसके बाद लगभग 10 आयरनमैन कंप्लीट किया मैंने। 10 आयरनमैन और ढेर सारे, मुझे तो याद, गिनती भी नहीं है, याद है कि हाफ आयरनमैन कितने। इतने सारे, बाप रे, ऐसा लग रहा है कोई मेडल्स की दुकान पे खड़े, इतने सारे मेडल्स थे कि मैं अप्रिशिएट करने के लिए नहीं करता हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट करे इसके लिए मैं नहीं करता हूँ। जो चीज़ करता हूँ मन को अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे, और उसी कारण अगर हम कंट्री रिप्रेजेंट कर सके तो उससे अच्छा और क्या बात। अभी आयरनमैन तो हो गया, हाफ आयरनमैन का रिकॉर्ड हो गया, तो अभी भी कुछ ऐसी बात है कि जो कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं बताना पूरी तरह नहीं चाहता, लेकिन हम शायद एक नेक्स्ट ईयर वापस मिलेंगे, तभी इससे ज़्यादा मेरे रिकॉर्ड रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो यादगार होता है, आप आयरन मैन बने, यहाँ तक का सफ़र तय किया। हम जानना चाहते हैं कि जब बचपन का वो हार्दिक पाटिल, जब उसके लिए क्लासरूम वो पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखें तो बहुत साधारण, एक व्यापारिक जीवन में जीने वाली, लेकिन आप, हर पिताई चाहते हैं, माताई चाहते हैं बच्चा पढ़ाई करे, आईएएस बने, पीसीएस बने, इस क्षेत्र में जाए, लेकिन आपका मन ग्राउंड की तरफ जा रहा था। तो क्या कहानी है बचपन की? बिल्कुल सही कहा, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ाई करना, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं रहता है तो वो करना पड़ता है, उस हिसाब से था तभी स्कूल के दरमियान। 7वीं कक्षा की बात है, 7वीं कक्षा से मुझे मौका मिला कि मैं स्कूल के कबड्डी टीम या थ्रोइंग इवेंट्स में पार्ट ले सकूं, और तभी से कहानी चालू हो गई कि ग्राउंड पे ही ज़्यादातर मैं रुकता था, और यही कारण थे। पड़ती थी बहुत बार, मार भी पड़ती थी, लेकिन वही क्षेत्र चुना कि पढ़ाई से बोर होता था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो गलत बात है, लेकिन वो आज समझ में आ रही है कि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला मौका कब मिला आपको मैदान पे कुछ कर दिखाने का? मैं 6वीं या 7वीं की कक्षा में था शायद, इतना नहीं है पता, याद नहीं है कंफर्म, लेकिन 6वीं-7वीं कक्षा में था, तभी मैं कैप्टन हुआ करता था कबड्डी टीम का, हमारे कक्षा का, और तभी से परफॉर्म करने का मौका मिला स्कूल इवेंट में। बाद में हमारे यहाँ पे आपको सभी को पता है वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव होता है। हाँ। तो वो ग्राउंड पे जब भी मेडल्स मिलते हैं, अप्रिशिएट होते हैं, तो वो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो तभी से ऐसा तय किया था कि मेरे को स्पोर्ट्स में ही करना है, लेकिन कौन सा स्पोर्ट, किस दिशा में, वो पता नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स में ही हर चीज़ में करता था, हर स्पोर्ट्स करता था, हर चीज़ करते रहते थे, और हर स्पोर्ट्स में। तो आपको भी ऐसा लगा नहीं कि स्पोर्ट्स की तरफ माता पिता डांटते रहते हैं, आओ हम लोग चलो पढ़ाई वढ़ाई कर लें, ठीक रहेगा, रोज़ मार पड़ती है, आप तो वैसे ही कला क्रीड़ा तक पहुंच गए, कबड्डी के आप कैप्टन तक बन गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं बस करो अब चलो पढ़ाई वढ़ाई करते? नहीं, तो पढ़ाई नहीं करना था इसलिए स्पोर्ट्स चुना, तो वो पता ठान ही थी, लिया था, मतलब नहीं ठान ही लिया था। 2006 और अगर हम 7 की बात करें, 5 के आसपास आप बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दिए थे। तो वो कबड्डी वाला बच्चा बहुत खेल कूद में कूदने और खेलने वाला बॉडी बिल्डिंग की तरफ कैसे आ गया? तो बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग मैंने किया 4 साल तक। 4 साल तक 2007 से 2009 तक। अच्छा। 7, 8, 9, 10 साल तक, 2010 तक। हाँ। तो
वेट बहुत बढ़ गया था मेरा। कॉलेज जब भी चालू किया तो बाहर का खाना हो गया, खाना पीना बहुत ज़्यादा शरारती करता थे था, मतलब। शरारती था, बाहर का खाना ही ज़्यादा खाता था, आज भी खाता हूँ। तो उस कारण से मेरा बहुत ओवर वेट हो गया। तो मेरे भाई थे, तो उन्होंने फोर्सफुली मुझे जिम में दाखिल किया, कि उनके साथ लेके जाते थे। जितेश पाटिल मेरा भाई, दोस्त है मेरा। अच्छा, तो वही मुझे ज़बरदस्ती जिम आपके में। कोच भी वही थे शायद। नहीं, कोच तभी अलग थे, राजेश वस्त थे। तो वहाँ पे उनकी पहचान हो गई राजेश वस्त की। तो वो वेट कम करने के लिए जिम में दाखिल हुआ। बहुत सारे लड़के लोग वर्कआउट करते थे, कई सारे लोग 10-10 साल से वर्कआउट करते थे। तभी वो देखने का बड़ा मज़ा अलग था कि क्या फिजिक है, क्या मसल है। तो उनके है तो मेरे क्यों नहीं। तो एक 2-3 साल लगातार वर्कआउट करने के बाद राजेश वस्त जी से मेरी मुलाकात हुई। वो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते थे उस दरम्यान। तो ठान लिया कि मुझे भी कुछ करना है। तो ये बॉडी बिल्डिंग के इवेंट्स होते हैं, वो देखने के लिए गया। तो देखने के लिए गया तो एक साल मैं बोला कि मुझे स्टेज पे जाना है, कुछ भी करके ऑन स्टेज जाना है। तो उसके लिए एक साल था तक ना मैंने 2007 में। नहीं 2005 में, अच्छा, 2005 में। और 2007 में फर्स्ट टाइम में एक साल की कड़ी मेहनत की, डाइट किया, और मैं ऑन स्टेज बॉडी बिल्डिंग के लिए पहुंच गया। हालांकि उस साल नंबर नहीं आया, लेकिन मैं पहुंच गया था। कितने उस बॉडी बिल्डिंग वाले इसमें किसको आप आइकॉन मानते थे? तभी सिर्फ एक ही नाम जुबान पे था, दिल में था, आर्नोल्ड। हम्म, तो उनके ही फ़ोटो कलेक्ट कर रहे आपने थे। बहुत सारी फोटोज कलेक्ट की थी उनकी। बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन 10-15 हज़ार से ज़्यादा अभी भी फ़ोटो मेरे पास लैपटॉप में रहेगी मेरे, आर्नोल्ड के। हर फ़ोटो उस दौरान आर्नोल्ड तो के। गूगल और यूट्यूब का जमाना 2007 और के आसपास देखा जाए तो बहुत कम था। बहुत कम था, लेकिन जहाँ पे मुझे मौका मिलता था वो मैं कलेक्ट करता था फ़ोटो। अच्छा, अच्छा, उस दौरान ये 2008 का वाकया कहा जाता है कि हार्दिक पाटिल के लिए वो बिल्कुल टूटने जैसा था। जी। आज भी आप उसे याद करते वो मेरी माँ तब तक थी, तो बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलता था मुझे, हर चीज़ में, हर स्पोर्ट्स में बोलो या कोई भी। हालांकि बॉडी बिल्डिंग के लिए पूरा फैमिली से नकार था कि एक डिफरेंट स्पोर्ट्स है, उसमें बहुत रिस्क भी है, मेडिसिन का, और फिज़िकल रिस्क भी है, बहुत वेट और ये करते हैं। तो पर मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था तभी। उनके जाने के बाद में कैसा रहा जीवन में? तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा। आज भी करता हूँ, हर एक सेकंड को मिस करता हूँ, पर सर्टन थिंग्स यू कांट अवॉइड। सो वो मेमोरी में है, दिल में है। उनकी कोई बात आपको याद आती है आज भी क्या? उनकी बात तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जो दिल में है वो ज़ुबान पे रखो। तो मैं आज वही फॉलो कर रहा हूँ। जो कोई चीज़ है दिल में है वो ज़ुबान पे, किसी के सामने बोल सकता हूँ, किसी के पीठ पीछे नहीं बोलता हूँ। बहुत सारा विरोध था घर पे, लेकिन माँ का सपोर्ट था। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ो, या माँ का सपोर्ट था? माँ का सपोर्ट था, क्योंकि मैंने ठान लिया था मुझे करना है। और बिना सपोर्ट के, कोई भी घर के लोगों के सपोर्ट के बिना आप कुछ चीज़ नहीं कर सकते। तो वो बहुत याद आ रही है आज के तारीख में कि सपोर्ट चाहिए। एक ऐसा सहारा, एक ऐसा सपोर्ट, और उसके बाद आई चलते हैं, उसके बाद जब आदमी टूट जाता है तो माँ के न रहने के बाद में लगभग आप टूट गए होंगे, और बिल्कुल। उस समय खड़े कैसे हुए? फिर उनकी याद तो बार बार आती गई। और पिताजी के वजह से बहुत सपोर्टिव थे, है। और पिताजी ने बहुत ज़्यादा संभाला हमको, माँ का भी प्यार दिया। हर जो चीज़ माँ से मिलती थी वो पिताजी ने दिए। तो उसकी कमी ना आए, उसकी हर वो कोशिश उन्होंने की, या आज भी करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। कभी लगता नहीं है कि पिताजी को ज़रूरत उनको भी होती होगी कभी एक सहारे की? बिल्कुल लगता है, वो समझ सकते हैं हम भी। एक बात सुनाई देती है कि पिताजी शुरुआती दौर में जब आप आयरन मैन की तरफ 2011 के बाद पहुंचे, क्योंकि आप उस समय वेट आप शायद 2011 के बाद में आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं जा पा रहे थे। तो ये आयरन मैन की तरफ की कहानी क्या है, उसकी तरफ बढ़ने का किस्सा क्या है? हम पिताजी पे आएंगे, लेकिन पहले इसको जानना है। बॉडी बिल्डिंग ख़त्म होने के बाद, मतलब मैंने छोड़ देने के बाद, 2010 में छोड़ दिया आप? 2010 तक किया था, उसमें छोड़ दिया। बाद में बहुत
वेट गेन हुआ था, फैट गेन हुआ था। तो किसी ने सलाह दी कि अभी रनिंग चालू करो, जॉगिंग चालू करो। आइए बैठ। तो जॉगिंग करते वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में था तभी। ऑस्ट्रेलिया में थे। ऑस्ट्रेलिया में था, जिम में जॉगिंग कर रहा था, हाँ। मतलब ट्रेडमिल पे। हम्म, तो और सामने से मैराथन, लोकल मैराथन थी तभी चालू। तब मुझे याद है फरवरी का महीना था, जनवरी एंडिंग का। तो तभी सोचा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, चलो कोशिश करते हैं। आपने वो लोगों को दौड़ते हुए देखा? दौड़ते हुए देखा, तो तभी तय किया कि मुझे करना है। तो नेक्स्ट दो नहीं, तो उस दौरान आयरन मैन बनना है ऐसा ख्वाब आया कि बस दौड़ना है ये आया? नहीं, दौड़ना है। तभी पता ही नहीं था आयरन मैन का कुछ ऐसा इवेंट होता है, ये पता ही नहीं था। आपके साथ कोच कोई नहीं था क्या कभी? कुछ पता ही नहीं क्या करना था, आयरन मैन कैसे होता है, क्या करना है, प्रिपरेशन क्या है, कुछ भी पता नहीं था। कुछ गाइडलाइन? कुछ गाइडलाइन नहीं, बस आपने सोच लिया दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ूं और भागूं? बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। कभी एक ऐसा कोई वाकया नहीं आया कि आपको, मुझे याद है जो आप फ्रीज हो गए थे एक बार, आपको पता ही नहीं था करना क्या है और आप कूद गए पानी में? बराबर। क्योंकि सभी, तो वो वाकया क्या है? वो इवेंट 2015 की बात है, पहला आयरन मैन था मेरा। हम्म, तो वहाँ पे वो वेट सूट होता है जो जनरली लो टेम्परेचर में स्विमिंग के दरमियान वो इस्तेमाल करते हैं। उसकी मुझे जानकारी नहीं थी आयरन मैन की, वो वेट सूट की। तो सभी लोगों ने वेट सूट पहना था, मुझे पता ही नहीं था कि वो पहनना है। वो क्योंकि कुछ कोई जानकारी नहीं थी कहाँ से क्या करना है, क्या प्रिपरेशन करना है। तो तभी टेम्परेचर था 10 या 12 डिग्री, और सभी लोग वेट सूट पहने थे। मैं रेगुलर सूट, ट्राई सूट बोलते हैं, वो इवेंट का रहता है हमारा, वो पहने थे। तो वो विदाउट वेट सूट मैंने स्विमिंग किया था। तो पूरा बॉडी फ्रीज हुआ था। आपको? लोग हंस रहे थे देख के कि इसकी तो बैंड बजने वाली है। लेकिन इवेंट चालू हो रहा था और दूसरा कोई जरिया नहीं था, और मैं इवेंट करने के लिए गया था। तो मैं पीछे तो हटूंगा नहीं, ये तो ठान ली थी, जिद्दी। तो उसके बाद जब पानी में गए तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीज हुआ था। आपको तब पता ही, मालूम पड़ा कि ये लोग हंस क्यों रहे थे? यस, तभी पता चला। तब तक अंदाज नहीं था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये पता था। लेकिन ड्रेस कैसे पहनना चाहिए, मतलब वो और ये- कहाँ मिलता है इसकी भी जानकारी नहीं थी। अरे लैक ऑफ नॉलेज बोलो या पता ही नहीं, मतलब क्या करना था। लेकिन पता था कि मेरे को आयरन मैन करना है, और वो मैंने विदाउट कोच, नो गाइडलाइन, नो सप्लीमेंट, नो न्यूट्रिशन, कुछ भी नहीं, सिर्फ जिद के वजह से कंप्लीट किया। आपको इंटरनल इंजरी हो गई थी जब आप आयरन बनने की तरफ बढ़ रहे थे, और आपको ये शायद कहा गया था, जो मेरे पास जानकारी है, आपको कहा गया था कि अब आप रेस्ट करिए, 2-3 हफ्ते आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप शायद वो इंटरनल इंजरी वो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग स्टेज था, सॉरी। लेकिन आपके कोच राजेश वस, उन्होंने कहा कि नहीं। तो वो कहानी क्या है? वो 2014 की कहानी है। 2014 अक्टूबर में हाफ आयरनमैन हैदराबाद में थी, और ये इंजरी मुझे वो इवेंट के 2 हफ्ते पहले आ गई थी। उसकी पूरी बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने, हम लोगों ने, और तभी डॉक्टर के पास भी गए थे। तो इनर थाई को मसल टियर था। तो मसल टियर था, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि भागना कूदना बंद, इवेंट बंद, प्रैक्टिस नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 वीक। तभी वो राजेश वस्त, मेरा कोच, वो बॉडी बिल्डिंग के साथ मेरे दोस्त ही है, उन्होंने एग्रेसिवली फोर्सफुली किया कि करना है अपने को। अरे वाह, और मैं जानकारी थी उनको? जानकारी थी। तो फिर भी उन्होंने पूछा, हम ट्राई करेंगे पर करना चाहते हो क्या? मैं करूँगा, पेड़ काटने पड़े फिर भी करूँगा, लेकिन करूँगा। और तभी से मेरे को पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हूँ। हार्दिक जी, जब आप वहाँ इवेंट पे गए तो वो इवेंट चूँकि आपको इंटरनल इंजरी थी, तो वो जीते कि हारे? वो इवेंट कंप्लीट किया मैंने सक्सेसफुल, इंजरी के बावजूद भी। 8.5 घंटे में मैंने पहला हाफ आयरनमैन कंप्लीट किया, और आज भी वो उतनी याद दिलाते हैं जितना मैं पेन में था। फॉर एवरी सेकेंड बहुत हुआ होगा आपको? बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि इंटरनल मसल टियर था। पेन किलर्स और ये तो लेके मैंने किया, लेकिन वो तो उतना ही काम करते जितना उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो पावर है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे विल पावर बहुत ज़्यादा है, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, और उसी के कारण मैंने कंप्लीट किया। आपको बाद में ऐसा एहसास नहीं हुआ, डॉक्टर के द्वारा डांटा गया होगा ना कि आपको बोला था बेड रेस्ट के लिए, फिर भी आप? वो एक सभी लोग बोल रहे थे कि ये बहुत गलत डिसीजन लिया मैंने, कि जो मसल टियर 1.5 इंच का था वो तकरीबन 4-4.5 इंच हो गया था बिकॉज ऑफ दैट इवेंट। और उसके बाद
बहुत लोगों ने ताने दिए कि अभी तो छोड़ दो, अभी ये तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम मत करो ये सब चीज़ें, क्योंकि इंजरी हो गई है। इंजरी हो गई तो तभी मैंने ठान लिया कि अभी 1 साल और कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मैं फुल आयरन करूंगा। इंजरी हो गई है, उसके आई विल बाद? गेट इट। यस, उसके बाद। अच्छा, ये आयरन मैन, आप देखो, आपने भी थोड़ी देर बताया कि स्विमिंग भी किया था आपने रनिंग भी किया था। कई बार समझ नहीं पाते लोग, तो आयरन मैन में कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं जो लोगों की जानकारी के लिए, तो कैसे? आयरन मैन में बेसिकली स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, ये ट्रायथलॉन स्पर्धा रहती है। तो इसकी 3.8 दूरी क्या? किलोमीटर 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर रनिंग, इसको आयरन मैन ट्रायथलॉन बोलते हैं। तो जनरली लोगों को पता ही नहीं कि आयरन मैन मतलब ट्रायथलॉन स्पर्धा है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग में भी आता है, पावर लिफ्टिंग में भी कई आता बार है, लोग कई भी। बोलते हैं। तो ये एक ट्रायथलॉन स्पोर्ट्स है आयरन मैन। अच्छा, इसमें जब आपने शुरुआत किया, आपने कहा उसके बाद फिर फुल मैराथन, फिर फुल आयरन मैन चालू हो गया आपका। सबसे बड़ा, सबसे पहला मेडल जब आपने हासिल किया और खुशी कौन सी थी, वो कहानी क्या है? सबसे पहला आयरन मैन का मैंने जो किया वो एरिज़ोना में था, नवंबर 2015 में। तो वो आज भी उतनी याद दिलाता है जितने बाकी के मेरे मेडल्स याद दिलाते हैं हर इवेंट के। लेकिन मेरे हिसाब से आज तक के मेक्सिको इवेंट, जो भी 3 बार मैंने मेक्सिको इवेंट कंप्लीट किया, 2 बार फेल हुआ, तो मेक्सिको का आयरन मैन मेरे लिए बहुत रोमांचकारक रहता है, हर वक्त उतना ही। आपकी इंग्लिश और हिंदी, हिंदी भी अभी हम लोग सुन रहे हैं, इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी तो ठीक है, लेकिन कभी कभार विदेश में जाकर जब भारतीय जाता है विदेशों में, तो उसे बड़े इंग्लिश वर्ड्स में अगर कहीं अगर प्रॉब्लम हो जाए, हिचकिचाहट हो जाए, उसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं सामना करना पड़ता है। कहीं आपको भी ऐसा करना पड़ा? हेट कहते हैं ना, हेट इंडियंस, तो इस तरह का कहीं वाकया हुआ आपके साथ में? और लेकिन फिर भी आप जीते, और आप उसके बाद वहाँ माहौल बना कि यही इंडियन है जिसने साबित कर दिया कि भाषा से नहीं, वो काम से जाना जाता है। तो ऐसा कुछ? बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छी तरीके से याद है मुझे। ऑस्ट्रेलिया में जो देखने का नज़रिया था मुझे, या इंडियंस को था, वो बहुत गलत था। ऑस्ट्रेलियन ट्रायथलीट, मतलब वहाँ के सब जो थे। लेकिन तभी बहुत गुस्सा भी आया था, मतलब भाषा की वजह से नहीं, कि इंडियन की वजह से। वो इंडियंस को उतना नहीं लाइक करते ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा। और वही मुझे भी फेस किया मैंने जब भी स्टार्ट ऑफ द इवेंट था। पर जब भी फिनिश लाइन क्रॉस किया, तभी वो जो कमेंटेटर बोलता है कि ही इज़ फ्रॉम इंडिया और ही इज़ क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, और तभी वहाँ पे पता चला कि 2 हफ्ते में 2 आयरन मैन किया। तो तभी का नज़रिया कुछ अलग था। तो वहाँ के को ये लोग समझ में आया कि भारतीय है और इसकी तरह यही अलग ही। इंडियन है, और वही 2 वीक में 2 आयरन मैन कंप्लीट किया है, वो बहुत बड़ी बात है। उस हिसाब से वो एक अलग एक्सपीरियंस था, और तभी लोगों का नज़रिया पूरा बदल गया था। वही लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। तो वो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज है। हार्दिक जी, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन इस दरमियान एक वाकया याद आता है कि 2015 के बाद आपके पिता और आप दोनों ही अलग अलग दिशाएं हो गई। पिता चाहते थे कि आप जाओ व्यापार में और व्यापार करिए, ये सब छोड़ दो, लेकिन आप माने नहीं। उसकी क्या कहानी है कि पिताजी को आप समझा नहीं पाए, या क्या कहानी? बिल्कुल सही बोला आपने। 2015 और 2016 तक मैंने 2 फुल आयरन मैन कंप्लीट किए। बहुत पॉजिटिव सपोर्ट पिताजी का था। उनके वजह से मुझे जो इक्विपमेंट्स मिलते गए, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स, और उसके कारण मैं कंफर्टेबली आयरन मैन कर किया तो ड्यूरिंग दैट टाइम। पर बाद में मेरा कुछ लक्ष्य अलग था और पिताजी का कुछ अलग था। पिताजी का कहना ऐसा था शायद कि अभी 1-2 इवेंट हो गए तो हो गया, अभी तुम बिज़नेस करो, बिज़नेस संभालो, मेरी जगह संभालो। वो ये चाहते थे। वो हालांकि सही था उनके हिसाब से, लेकिन मेरा कुछ लक्ष्य अलग था। मुझे और कुछ अलग करना था, जैसे आज मैंने कुछ किया है, या और मेरे को कुछ स्पोर्ट्स में या आयरन मैन में। कभी समझाया कि मत करो? नहीं, उन्होंने कभी रोका नहीं, किसी बात पे भी टोका नहीं। लेकिन शायद मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं समझाना चाहता, मतलब मैं समझा सकता था या नहीं। वो पार्ट खाली है। मैं कोशिश कोशिश किया रहता तो शायद अलग किस्म का सपोर्ट अभी भी मुझे मिलता था, लेकिन वो प्रयास नहीं किया, ऐसा आज लगता है। पिताजी को कुछ कहना चाहेंगे अभी डायरेक्टली? नहीं, अभी तो
वो उनकी जगह पे सही है, मैं मेरी जगह पे सही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। उनका आशीर्वाद तो ऐसे ही बना है। उनका आशीर्वाद तो है, रहेगा ही, माँ का आशीर्वाद है। सबसे और ज़्यादा क्या देखा चाहिए? है कि तो आप जब भी कभी मेडल जीते हैं तो आपने माँ की तस्वीर के सामने जाकर खड़े रहते, ये मैंने आपके जो करीबी लोग हैं उनसे जाना है। बिल्कुल, तो इससे माँ क्या का सपोर्ट हर हर वक्त मेरे साथ में, ये माँ मेरे साथ ही है, ये भावना मेरे दिमाग में है, दिल में है। तो उनका वो मेडल, हर एक मेडल मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। 2018 माना जाता है कि आयरन मैन बनने के लिए आपने छोड़ ही दिया था कि अब छोड़िए सब, बिजनेस में जाना है, और 3-4 बार आप उसमें लगातार विफल हुए थे। तो फेलियर से फिर सक्सेसफुल कहानी क्या है 2018 की? 2018 में किसी पर्सनल कारण से मैं बहुत डिस्टर्ब था, पर्सनल प्रोफेशनल बहुत सारे मिक्स कॉम्प्लिकेशंस थे। उसका इफ़ेक्ट मेरे खाने पीने में, डाइट में, प्रैक्टिस नहीं कर पाया तभी, और उसका नतीजा 4 फुल आयरनमैन में फेल हो चुका था लगातार। और एक भावना कहाँ थी, पर वो हुए थे? उसमें से 3 अमेरिका में थे और 1 मेक्सिको में था। हम्म, तो तभी मैंने तय किया था कि अभी ये छोड़ दूंगा, और आई वॉज रेडी फॉर बीइंग अ लूज़र, कि यार चलो ठीक है, हो गया। आयरनमैन था, हार्दिक पाटिल कोई आयरनमैन था, ऐसा वो भावना दिल में आ रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्यों फेल हो रहा था। और दैट टाइम ऐसा डिसीजन हुआ कि मैं लूज़र नहीं था, लूज़र नहीं रहूँगा। तो एक काम करते, एक इवेंट कुछ, और एक जीतता हूँ, एक इवेंट कंप्लीट करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। और आज भी मुझे याद है 2018 की बात है, 2 दिसंबर 2018, ये मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। हाफ आयरनमैन मैंने तभी कंप्लीट किया, और लगातार 4 फुल आयरनमैन और 2 हाफ आयरनमैन फेल होने के बाद। उसके बाद कितने रिकॉर्ड बना दिया? उसके बाद आप देख ही रहे मेरी प्रोफाइल, उसके बाद लगभग 10 आयरनमैन कंप्लीट किया मैंने, 10 आयरनमैन, और ढेर सारे, मुझे तो याद, गिनती भी नहीं है, याद है कि आपके हाफ मेडल्स आयरनमैन देखे कितने हैं हैं। इतने सारे, बाप रे, ऐसा लग रहा था कि कोई मेडल्स की दुकान पे खड़े हैं, इतने सारे मेडल्स थे। अच्छा, नेशनल एशिया, इसमें कितनी कितनी प्रतिस्पर्धाओं में आपने उपलब्धियां हासिल की? फ़िलहाल मेरा 4 एशिया नेशनल रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। उसी रिकॉर्ड को गिनते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी अप्रिशिएट किया है। 3 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया है, और 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया, ये संस्था है जो रिकॉर्ड होल्डर्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी नाम दर्ज है। तो इस हिसाब से टोटल 11 रिकॉर्ड मेरे दर्ज हुए, और मैं आई एम द ओनली एशियन, ओनली इंडियन तो हुई, लेकिन ओनली एशियन है वो जिसका 11 रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। हार्दिक जी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना, जिस तरह से समुद्र को देखे तो लहरें बहुत तेज़ से आती हैं, दूर से देखने में लगता है कि समुद्र बहुत शांत है, बहुत सरल, लेकिन जब अपनी लहर लेता है तब उसकी हैसियत मालूम पड़ती है। जब सुनामी आती है तो उसकी हैसियत मालूम पड़ती है। कहने का मतलब है कि आप जब तैयारी कर रहे थे उस दौरान ना आपके पास कोई कोच था, ना आपको कोई गाइडेंस करने वाला था। 2008 के बाद आपके जीवन में एक माँ जो बहुत सपोर्टिव रहती है, हालांकि आज आप कहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ में, लेकिन उसमें वास्तविक रूप से आपके साथ में थी। वो सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें कह सकते हैं, आपके साथ में थी। लगातार आपको पिताजी का सपोर्ट भी धीरे धीरे, उनका वो एक प्रकार से आशीर्वाद उनके मन से था, लेकिन सामने से नहीं। तो बहुत कुछ चीज़ें ना होने पर भी बहुत बार युवा अपने आप को आगे नहीं लाता है। गांव क्षेत्र का, विक्रम, मुखाड़ा, पालघर की तरफ आदिवासी इलाका है बहुत सारा, तो इस तरफ के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? एक ऐसा हीरो जो बहुत शांत बैठा है, सोचता है मैं विफल हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास ये ब्ला 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 चीज़ें नहीं हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, मैं इस किस्म का इंसान हूँ, जो मेरे पास नहीं है उसके ऊपर रोते हुए नहीं बैठता हूँ, कि जो मेरे पास है उसका कैसे सही सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ, ये कोशिश में रहता हूँ। और शायद मेरे पास कोच नहीं है, या गाइडलाइन नहीं थी, या आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग, तो ये सोच के मैं बैठता अगर कि मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, कोच चाहिए, प्रोफेशनल गाइडलाइन चाहिए, तो मैं आयरनमैन क्या, मैं मैराथन भी नहीं करता। तो गांव की लड़कियों के लिए क्या बोलेंगे?
उनको सल्यूट है, सलाम है, जो विक्रमगढ़ वाड़ा मोखाड़ा के जो कई लड़के हैं, लोग हैं जो स्टेट में या नेशनल में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट जो स्टेट को। लड़के सोच लेते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है तो हम शांत बैठे घर बैठे और हम इसीलिए विफल हो गए, और कारण देते हैं कि हमारे पास ये नहीं था इसलिए फेल हो गए, ये इसलिए फेल हो गए, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो खुद को पीछे खींचने की बात है कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। कोई भी आदमी या कोई भी चीज़ कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये होना चाहिए तो ही मैं कर सकता हूँ। वो खुद को पीछे खींच रहा है उस यानी हिसाब कि से। आपको कहने का मतलब है कि खुद के अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ भी अंदर है, सब पॉजिटिविटी अंदर है। वो आप हाउ यू टेक इट वो है। मैं इसके बारे में सिर्फ पाँच वर्ड है जो डिसिप्लिन, हार्डवर्क, पेशेंस, डेडिकेशन, कॉम्प्रोमाइज़ और कंसिस्टेंसी, 6 वर्ड। तो ये सब वर्ड आप वापस एक दफ़ा बोलो तो आपको पता चलेगा ये 6 वर्ड में पूरी दुनिया समाई है। एनीथिंग इज़ जो आदमी पॉसिबल। नहीं कर सकता वो इन 5 चीज़ों को जान ले और वो कर सकता है। पेशेंस रखना चाहिए हर चीज़ में, कंसिस्टेंटली चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और ये सब चीज़ आप करते हो तो कॉम्प्रोमाइज़, हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने की तैयारी चाहिए, तो भी आप कुछ 4 लोगों से अलग ढंग से कुछ कर सकते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ या मैं मानता हूँ। भारत का झंडा लेकर जब विदेश में आप चले हो, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत ज़्यादा, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो वैसी चीज़ है कि हम उन चुने हुए लोगों में से है जो भारत का नाम बाहर ले सके या लेते हैं या हमको लेके जाते हैं और वहाँ झंडा ऊंचा करते हैं। वो प्राउड फीलिंग है। प्राउड फील होता है आपको? भारत का झंडा हाथ में लेके फिनिश लाइन करते, क्रॉस करते हम फिनिश लाइन, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और इस मौके का इंतज़ार में रहते हैं कि कभी नेक्स्ट इवेंट कर सके और वापस भारत का नाम रोशन कर। हार्दिक पाटिल के अपने उसूल, अपने सिद्धांत हैं, अपने प्रिंसिपल, लोगों को देखने का नज़रिया भी उसका अलग। मान लिया हज़ारों लोग खड़े हैं आपके सामने और वो हज़ारों लोग लगातार आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आप उनके लिए काम करते हैं या कुछ और? अप्रिशिएट लोग सोचते कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं ना कि तालियां मिले, मंच मिले, माला मिले, तालियां और फिर बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट, बहुत सारा गिफ्ट, इस तरह और रॉयल जिंदगी हो, तो एक अपेक्षा के साथ में आदमी आगे बढ़ता है। बिल्कुल। आपके सिद्धांत क्या हैं? चलिए ऊपर। मेरे सिद्धांत कुछ उल्टे हैं इसमें कि मैं अप्रिशिएट करने के लिए नहीं करता हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट करे इसके लिए मैं नहीं करता हूँ। जो चीज़ करता हूँ मन को अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे, और उसी कारण अगर हम कंट्री रिप्रेजेंट कर सके तो उससे अच्छा और क्या बात है। अब अंतिम आयरन मैन बन गए, एशिया में नंबर जिस तरह से हासिल किया आपने, एशिया में नाम हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके खेल कर आए। अभी भी एक आग होगी ना जो जल रही है, अभी भी आपको पाना है, वो क्या? अभी आयरन मैन तो हो गया, हाफ आयरन मैन का रिकॉर्ड हो गया, तो अभी भी कुछ ऐसी बात है कि जो कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं बताना पूरी तरह नहीं चाहता, लेकिन हम शायद एक नेक्स्ट ईयर वापस मिलेंगे तभी इससे ज़्यादा मेरे रिकॉर्ड रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं कल क्या करूँगा ये बताने वाला मैं नहीं हूँ, मैं करता हूँ और वो दिख जाता है, तो हम इंतज़ार में रहेंगे। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बात जिक्र आपने कभी मतलब कैसे की पता नहीं, लेकिन 2027 के अंदर वो भी मैं करूँगा। और मतलब आप ये सोच लिया है आपने? ये ऑलरेडी 4 साल पहले डिसीजन लिया था कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊँगा। फ़िलहाल हालांकि आज के तारीख में कोई भी उस टुवर्ड्स दैट ट्रेनिंग नहीं चालू, कुछ नहीं। मैं 1 साल ट्रेनिंग करूँगा, लेकिन उसके पहले जो आयरन मैन है, अल्ट्रा मैन है और कुछ लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन है वो मैं कंप्लीट करूँगा। अल्ट्रा मैराथन है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट जाऊँगा और बेशक जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।